Assalamualaikum. Hope you all are doing well. We are here again to discuss the concept of investment decision making with the help of real world company which uses investment decision making to increase its profit as well as its market share. We uses the example of Walmart Inns. बेसिकली वॉलमार्ट इंस जो है ये 1962 के अंदर सैम वॉल्टन ने रॉजर्स के अंदर एक सिंगल स्टोर ओपन किया था, ठीक है। और ये इस वक्त दुनिया की लार्जेस्ट जो रिटेलर कंपनीज़ हैं उसके अंदर शुमार हो रही है। ये 20 कंट्रीज़ के अंदर काम कर रही है। इसके अलावा इसके 10,000 से ज़्यादा स्टोर्स हैं, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये इसके अंदर 2.3 से ज़्यादा मिलियन से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर वॉलमार्ट के प्रोडक्ट्स की बात करें तो ग्रॉसरी से लेकर क्लोथिंग तक और क्लोथिंग से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फार्मास्यूटिकल ईच एंड एवरीथिंग ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम इसके मिशन की बात करें तो इनका मिशन है सेव मनी लिव बेटर। सेव मनी लिव बेटर ये रिफ्लेक्ट करता है कि ये अपने कस्टमर्स को ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं जो अफोर्डेबल हैं एंड एक्सेसिबल हैं। अगर वॉलमार्ट की स्ट्रेटजीज़ की बात की जाए तो वॉलमार्ट की जो स्ट्रेटजीज़ हैं, ठीक है, वो हैं एवरीडे लो प्राइसिंग स्ट्रेटजी, जो कि इंश्योर करती है कि ये अपने कस्टमर्स को स्टेबल प्राइसेस के ऊपर प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं। मीन्स के ये अपने कस्टमर्स को ऐसे प्रोडक्ट्स को ऑफर करते हैं, ठीक है, जिनके अंदर प्रमोशंस इतनी ज़्यादा नहीं होती, डिस्काउंट्स के ऊपर ये इतना ज़्यादा रिलाई नहीं कर रहे होते, लेकिन ये अपने कस्टमर्स को ऐसे प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं जिनकी प्राइसेस स्टेबल रहती हैं, वो फ्लक्चुएट नहीं कर रही होती। इसके अलावा ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रोबोटिक्स के अंदर, ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर, ताकि ये अपने कस्टमर्स के एक्सपीरियंसेस को, ठीक है, इनहेंस कर सकें। अगर इनके फ्यूचर की बात की जाए तो इनका प्रॉस्पेक्ट ये है कि ये अपने फ्यूचर के अंदर अपने जितने भी ऑपरेशंस हैं, ठीक है, उनको जो है ना, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको ज़ीरो एमिशन कर देंगे और रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर 100% जो है ना, ठीक है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। अगर हम लोग इनकी बात करें कि ये कितनी मार्केट्स के अंदर काम कर रहे हैं तो ये डाइवर्सिफाइड मार्केट्स के अंदर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर यूएसए है, मैक्सिको है, कनाडा है, चाइना है, ठीक है। मीन्स के वॉलमार्ट जो है, ठीक है, इस वक्त बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर, बहुत सारी मार्केट्स के अंदर जो है ना, ठीक है, वो काम कर रहा है। ये फॉर्चून 500 की जो लिस्ट है, ठीक है, जो टॉप कंपनीज़ हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है ना, ठीक है, वो टॉप कंपनी के तौर पर रैंक किया जा रहा है। ये तो था वॉलमार्ट का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग आगे से देखते हैं कि वॉलमार्ट जो है, ठीक है, उसने किस तरह से इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है उसको यूज़ किया। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास वॉलमार्ट की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। वॉलमार्ट के पास बेसिकली 3 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी, जिनके अंदर सबसे पहले ओमनी चैनल ई कॉमर्स है, सप्लाई चेन ऑटोमेशन है एंड इंटरनेशनल एक्सपेंशन है। ओमनी चैनल ई कॉमर्स जो है ना, ठीक है, ये एक ऐसी स्ट्रेटजी थी, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी जिसके अंदर वॉलमार्ट जो है, ठीक है, वो अपने फिजिकल स्टोर्स को ऑनलाइन स्टोर के साथ इंटीग्रेट करा सकता है, ठीक है। वॉलमार्ट को बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आया था 2010 के अंदर, लेकिन इन्होंने इसके ऊपर काम नहीं था किया। 2016 के अंदर जब इन्होंने jet.com को अक्वायर किया, एट द मोमेंट इन्होंने डिसाइड किया कि ये इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे, बट तब भी इन्होंने इसके ऊपर काम स्टार्ट नहीं था किया। बट जब ये लोग जो हैं, ठीक है, 2020 के अंदर पहुंचे, ठीक है, और पैनाडेमिक आया, ठीक है, और सारी कंपनीज ऑफ हो गई, तो एट द मोमेंट वॉलमार्ट ने भी डिसाइड किया कि ये अपने फिजिकल स्टोर्स जो हैं, ठीक है, उनको ऑनलाइन स्टोर्स के साथ इंटीग्रेट कर देगी। इसके लिए इन्होंने डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपनाई, ठीक है, जिसके अंदर वॉलमार्ट प्लस है, ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी और स्ट्रेटजीज भी इन्होंने अपना के ये अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की कोशिश की। बेसिकली यहाँ पर हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट बताएंगे कि अपॉर्चुनिटी है क्या थी इनके पास, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है सेकेंड अपॉर्चुनिटी जो थी सप्लाई चेन ऑटोमेशन। सप्लाई चेन ऑटोमेशन एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी इनके पास कि ये जो है अपना जितना भी सप्लाई चेन का बिजनेस है, ठीक है, अपना जितना भी सप्लाई चेन है, ठीक है, उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दें, उसको ऑटोमेट कर दें, ठीक है। मीन्स के रोबोटिक्स के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, ऑटोमेटेड सॉर्टिंग सिस्टम्स के थ्रू अपनी जितने भी मूवमेंट्स हैं गुड्स की, ठीक है, उनको जो है ना, ठीक है, ये स्ट्रीमलाइन करें। वॉलमार्ट के पास ये स्ट्रेटजी जो है, ठीक है, इन्होंने 2022 से 2023 के अंदर जो है ना, ठीक है, इस स्ट्रेटजी के ऊपर, अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम करना स्टार्ट किया था। अब वॉलमार्ट अगर इन एरियाज़ के अंदर का इन्वेस्टमेंट कर देता है, ठीक है, तो इसकी वजह से इसकी जो है ना, ठीक है, ऑपरेशंस इंप्रूव हो सकते हैं, इसकी इन्वेंट्री के अंदर एक्यूरेसी आ सकती है, इसकी लेबर कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है, एज वेल एज इसकी जो है ना, ठीक है, ऑर्डर की फुलफिलमेंट की वैल्यू इंक्रीज
कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि वॉलमार्ट जो है ठीक है, उसके पास थर्ड अपॉर्चुनिटी क्या थी। वॉलमार्ट के पास थर्ड अपॉर्चुनिटी ये थी कि ये इंटरनेशनली एक्सपैंड कर जाए। वॉलमार्ट वैसे तो बहुत सारी डिवर्सिफाइड मार्केट्स के अंदर काम कर रहा था, ठीक है, लेकिन इसकी यूरोपियन यूनियन के अंदर कोई भी प्रेजेंस नहीं है, ठीक है। सो इसने डिसाइड किया कि ये अपने आप को इंटरनेशनली एक्सपैंड करेगा, ठीक है, और यूरोपियन यूनियन के अंदर एंटर होगा। सो वॉलमार्ट ने इस पर्पज़ के लिए जर्मनी को सिलेक्ट किया। अब जर्मनी के अंदर वॉलमार्ट ने क्या किया, वॉलमार्ट ने देखा कि इसने जो है ना ठीक है, वॉलमार्ट ने जर्मनी को सिलेक्ट किया, ठीक है, और जर्मनी को इसलिए इसने सिलेक्ट किया क्योंकि इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जर्मनी की जो मार्केट है ठीक है, वो बहुत लार्ज है, ठीक है, वहाँ पर कस्टमर की बेस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वहाँ का जो रिटेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। Next, we have to understand that how Walmart investigate or evaluate the investment opportunities. First of all, Walmart जो है उसको identify करना था कि omni channel e-commerce जो है ठीक है, इसके अंदर इसकी क्या evaluation है, ठीक है। ये project जो है ठीक है, ये opportunity जो है ठीक है, वो Walmart को कितना positive NPV generate करके देगी, IRR कितना generate करके देगी। So इसके लिए इसने जो है ना ठीक है, इसको NPV को, IRR को और different जो investment decision making के टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, उनको यूज़ करते हुए इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को इवेलुएट किया। सबसे पहले इन्होंने एनपीवी कैलकुलेट किया। एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए हमें इनिशियल कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना होता है। सो इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इनकी इनिशियल आउटले जो है ठीक है, वो कितना आएगा, ठीक है, मीन्स के इनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनाने के ऊपर जो है ना कितनी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। इसके अलावा इंटीग्रेशन जो होगी, ठीक है, फिजिकल स्टोर्स की ऑनलाइन स्टोर्स के साथ वो किस तरह से होगी, ठीक है। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो मार्केटिंग के हैं, ठीक है, कस्टमर एक्विजिशन के हैं वो क्या आएंगे, ठीक है। एंड देन फिर इन्होंने जो है ना ठीक है, जो फ्यूचर कैश इनफ्लोज थे उनको भी डिटरमाइन किया कि फ्यूचर के अंदर इनको इससे कितने प्रॉफिट जनरेट होंगे, मीन्स के ऑनलाइन सेल्स कितनी इंक्रीज कर देंगी, सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम जैसे कि वॉलमार्ट प्लस से इनको कितने बेनिफिट्स हासिल होंगे, एज वेल एज इन्होंने ये भी देखा कि कस्टमर रिटेंशन से इनको कितना बेनिफिट हासिल होगा। और फिर देन इसको हम लोगों ने डिस्काउंट करना होता है, तो डिस्काउंट रेट इन्होंने वैक के थ्रू कैलकुलेट किया, ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के थ्रू कैलकुलेट किया जो 7 से 8% तक था। जब इसको कैलकुलेट किया तो इनका एनपीवी पॉजिटिव आया था, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि ये प्रोजेक्ट जो है ठीक है, ये लॉन्ग टर्म वैल्यू जो है कंपनी के लिए क्रिएट करेगा। देन हमारे पास इसका IRR आ जाता है। IRR कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने जो है ना ठीक है, इन्हीं फैक्टर्स को यूज़ किया था, बट इन्होंने किसी भी रिपोर्ट के अंदर डिक्लेयर नहीं किया कि इन्होंने किस तरह से इन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को मतलब इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए IRR को चूज़ किया। लेकिन अगर हम लोग रिटेल मार्केट का देखें तो वहाँ पर लो से मिड टीन्स के रेंज के दरमियान जो है ना IRR चल रहा होता है, जो कि 12 से 15% है, जो कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है ठीक है उनसे एक्सीड कर रहा है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि ये प्रोजेक्ट पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करेगा। देन इसका जो पे बैक पीरियड है ठीक है, वो 3 to 5 ईयर्स है, जो कि इंडिकेट करता है कि इसके साथ जो है मॉडरेट रिस्क है, मीन्स कि ये प्रोजेक्ट जो है वो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है और कंपनी को फ्यूचर के अंदर इससे बेनिफिट्स हासिल होने के ज़्यादा चांसेस हैं और जल्दी जो है ना ठीक है ये कंपनी को प्रॉफिट जनरेट करके दे देगा। देन हमारे पास डिस्काउंटेड कैश फ्लोज आ जाते हैं, ठीक है। डिस्काउंटेड कैश फ्लोज की अगर बात करें तो ये इनके स्ट्रॉन्ग आए थे, जो कि इंडिकेट करते हैं कि सस्टेनेबल ग्रोथ पोटेंशियल है इस प्रोजेक्ट के अंदर। अगर हम लोग कैपम की बात करें, ठीक है, तो कैपम ने कैलकुलेट किया था। कैपम के लिए हमें रिस्क फ्री रेट चाहिए होता है, जो कि इन्होंने US ट्रेजरी बॉन्ड्स का लिया, जो कि 3 to 4% तक है, और इन्होंने जो एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न लिया वो 7 से 8% तक था रिटेल मार्केट का। अगर हम लोग इसके बीटा की बात करें तो वो 0.5 से 0.6 के दरमियान है। किसी भी मार्केट का अगर बीटा 0.5 से 0.6 के दरमियान होता है और वो जो है ठीक है 1 से कम होता है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के मुकाबले में जो कंपनी है ठीक है वो कम फ्लक्चुएट कर रही है। मीन्स के मार्केट के अंदर अगर प्राइसेस या फिर सिचुएशंस अप्स एंड डाउन होती हैं तो कंपनी के अंदर फ्लक्चुएशंस कम आती हैं। सो ये इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये प्रोजेक्ट जो है ठीक है वो लेस रिस्की है, ठीक है। सो अगर हम देखें एनपीवी पॉजिटिव है, IRR भी पॉजिटिव है, पेबैक पीरियड भी इनका लो है, ठीक है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है और इसका रिस्क भी कम है, ठीक है। तो फिर ये इंडिकेट करता है कि जो वॉलमार्ट है ठीक है उसको ये अपॉर्चुनिटी ले लेनी चाहिए। देन हमारे पास सेकंड अपॉर्चुनिटी आ जाती है, जो कि हमारे पास सप्लाई चेन ऑटोमेशन। सप्लाई चेन ऑटोमेशन को कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने सेम वही एनपीवी को कैलकुलेट किया। एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने सिंपली जो है ठीक है वो सबसे पहले इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इनके आउटफ्लोज क्या होंगे। इनने देखा कि जब ये अपने पूरा सिस्टम सप्लाई चेन मतलब ऑटोमेट कर देते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, रोबोटिक्स के लिए और ऑटोनोमस व्हीकल्स के ऊपर इनकी कितनी कॉस्ट आएगी। देन इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जो इनिशियल कैश इनफ्लोज होंगे ठीक है वो इनके किस तरह से जनरेट
जनरेट होंगे, मीन्स कि इनकी लेबर की कॉस्ट रिड्यूस कर जाएगी, स्टॉक आउट्स कम हो जाएंगे, ठीक है, एज वेल एज इनका डिलीवरी टाइम इंक्रीज कर जाएगा। सो इसकी वजह से इनको बेनिफिट्स हासिल होंगे और उसकी इन्होंने प्रॉफिट्स जो हैं, ठीक है, उनको डिटरमाइन कर लिया, फोरकास्ट किया। देन इन्हें वैक के थ्रू ही डिस्काउंटेड कैश फ्लो को, डिस्काउंट रेट को आइडेंटिफाई किया एंड देन उसके ऊपर जो है ना, ठीक है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, जो कि इंडिकेट करता है कि ये इस प्रोजेक्ट की जो एनपीवी है वो पॉजिटिव है, मीन्स कि ये प्रोजेक्ट जो है वो कॉस्ट सेविंग प्रोजेक्ट है, ठीक है, मीन्स कि कंपनी को कुछ ज़्यादा प्रॉफिट्स जनरेट करके देगा फ्यूचर के अंदर। देन इसका आईआरआर आ जाता है, ठीक है, पहले इन अपॉर्चुनिटी की तरह इसका आईआरआर भी इन्होंने कहीं किसी जगह पर डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन अगर हम रिटेल मार्केट का ही लेके चलें तो वो 12 से 15% है, जो कि इनके वैक से हायर है, इस कंपनी के वैक से। सो हम लोग जो है ना, ठीक है, इसको पे बैक पीरियड भी इनका जो है ना, ठीक है, वो सो इनका आईआरआर भी बताता है कि इनका जो है ना, ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से इनके जो रिटर्न्स मिल रहे हैं इनको, ठीक है, वो हायर है। सो ये प्रोजेक्ट जो है वो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है। देन हमारे पास पे बैक पीरियड आ जाता है। पे बैक पीरियड जो है वो इस प्रोजेक्ट के लिए 3 to 4 ईयर्स तक है, जो कि इंश्योर करता है कि फास्ट रिटर्न्स है, मीन्स कि जल्दी रिकवरी होगी इनके इनिशियल कैश इनफ्लोज की, ठीक है। ये इसके ऊपर जो रिस्क है, ठीक है, वो मॉडरेट है। कंपनी बहुत जल्दी जो है ना, ठीक है, वो अपनी इनिशियल कैश जो इन आउटफ्लोज हैं, ठीक है, उनको रिकवर कर लेगी, पे बैक कर लेगी। देन हमारे पास डिस्काउंटेड कैश फ्लोज आ जाते हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लोज जो है, ठीक है, ये हमें बताते हैं कि ये हमें फ्यूचर के अंदर लॉन्ग रन प्रॉफिट्स देगा, ठीक है, मीन्स कि अगर हम लोग इसकी कंपाउंडेड वैल्यू कैलकुलेट करके देखें तो ये हम लोग को जो है ना, ठीक है, ऑटोमेशन से हम लोग को इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट होगी, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। सो ये प्रोजेक्ट जो है कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। देन हमारे पास वैक आ जाता है। वैक भी इन्होंने जो है ना, ठीक है, वो कैलकुलेट किया था और इनका जो है ना, ठीक है, उसके अंदर बीटा लो था, जो कि इंडिकेट करता है कि ये प्रोजेक्ट कंपनी के लिए प्रोजेक्ट लेस रिस्की है। देन हमारे पास आ जाती है थर्ड अपॉर्चुनिटी। थर्ड अपॉर्चुनिटी की अगर हम लोग वैल्यूएशन करें तो वो है हमारे पास इंटरनेशनल एक्सपेंशन, जिसके अंदर सबसे पहले इन्हें एनपीवी कैलकुलेट किया। चूंकि ये जर्मनी के अंदर एक्सपेंड कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि अगर हम लोग वहाँ पर न्यू स्टोर्स ओपन करते हैं, ठीक है, वहाँ पर जाकर मार्केटिंग करते हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एंड डिफरेंट जो है ना, ठीक है, वो डिफरेंट कैंपेन्स चलाते हैं, ठीक है, तो इनके इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई आ रही थी एंड जो इनकी वहाँ से प्रॉफिट्स इनको जनरेट होने थे वो लो आ रहे थे, क्योंकि वहाँ का कल्चर डिफरेंट है, वहाँ के कस्टमर की प्रेफरेंसेस डिफरेंट है, ठीक है, एज वेल एज वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत सारे ऑलरेडी वहाँ पर कंपेटिटर्स काम कर रहे हैं। सो इनका एनपीवी नेगेटिव आया था। जब एनपीवी नेगेटिव आ जाता है तो आईआरआर जो है ना, ठीक है, वो नॉट एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर फिर भी कैलकुलेट किया जाए, ठीक है, तो इनका आईआरआर इस मार्केट के लिए जो है ना, ठीक है, वो इनके वैक से कम आया था। देन इनका पेबैक पीरियड लॉन्ग है। पेबैक पीरियड इसलिए लॉन्ग आया था क्योंकि इनको वहाँ पर इनकी प्रेजेंस नहीं है। जब ये अपनी कस्टमर बेस बनाएंगे, कस्टमर इनके साथ लॉयल होंगे, ठीक है, तो उसके लिए इनको टाइम लगेगा एंड फिर कस्टमर्स लॉयल होंगे तो फिर ये प्रॉफिट जनरेट करेंगे। सो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो इनका नेगेटिव आया था कि इनके फ्यूचर कैश फ्लोज जो है ना, ठीक है, वो अनप्रेडिक्टेबल है, अनसर्टेन है, फ्लक्चुएट कर सकते हैं क्योंकि मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कल्चरल प्रेफरेंसेस डिफरेंट है, कस्टमर की जो कस्टमर बेस है, ठीक है, वो इनके पास नहीं है, ठीक है। देन अगर हम लोग कैपम की बात करें तो इस मार्केट का जो बीटा है, ठीक है, अगर जर्मनी की मार्केट का बीटा देखा जाए तो जर्मनी की मार्केट का बीटा जो है, ठीक है, वो 0.1 से ज़्यादा है, ठीक है। जब किसी भी मार्केट का बीटा 1 से ज़्यादा होता है तो वो बताता है कि मार्केट से के मुकाबले में जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, जो कि ये इंडिकेट करता है कि इसके साथ हाई रिस्क एसोसिएट कर रहा है। नेक्स्ट जो स्टेप होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग का, ठीक है, वो ये होता है कि आपने रिस्क असेसमेंट करना होता है और उसके लिए मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज बनानी होती हैं। क्योंकि जब इनने वैल्यूएशन की तो जो इंटरनेशनल एक्सपेंशन है, ठीक है, उसके लिए इनका रिस्क जो है ना, ठीक है, वो हाई आया था, तो इन्होंने उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना नहीं किया, ठीक है। और अब इन्होंने जो है ना, ठीक है, 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं, ठीक है, उनके ऊपर 2 अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, ये उनके ऊपर काम कर सकते हैं, जिसके अंदर एक ओमनी चैनल ई कॉमर्स है एंड दूसरा जो है ना, ठीक है, वो है इनका सप्लाई चेन ऑटोमेशन। जो ओमनी चैनल ई कॉमर्स है उसके अंदर जो रिस्क आ रहे थे वो सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल रिस्क है, मींस के सिस्टम फेल हो सकता है, ठीक है, कोई भी वेबसाइट डाउन हो सकती है, ठीक है, डाटा सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, कोई हैक कर सकते हैं इनके सिस्टम को। सो इसके लिए इन्होंने मिटिगेशन स्ट्रेटजीज ये इंप्लीमेंट की कि ये जो है ना, ठीक है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा सिक्योर और रिलायबल बनाएंगे, ठीक है, अपनी जो है ना रेगुलर बेसिस के ऊपर मॉनिटरिंग करेंगे ताकि इनको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है। देन इनको एक और रिस्क था, वो था ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क के अंदर इन्होंने बताया कि जो हमारे पास रिस्क आएंगे ना, ठीक है, वो ये होगा
कहा कि हमारी जितनी भी ऑनलाइन फुलफिलमेंट सर्विस है, ठीक है, जैसे कि बाय ऑनलाइन पिकअप इन स्टोर है, ठीक है, वो अगर हमारा सिस्टम जो है, ठीक है, फिजिकल स्टोर्स की जो इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो ऑनलाइन स्टोर्स के साथ अच्छे तरीके से नहीं हो सकती, ठीक है, तो हमें ऑपरेशनल चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। अगर हमारी डिलीवरी डिले हो जाती है या फिर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारे कस्टमर की लॉयल्टी, हमारे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जो है ना वो इफेक्ट होगी। सो इन्होंने इसके लिए मिटिगेशन स्ट्रेटेजी ये इंप्लीमेंट की कि इन्होंने कहा कि हम लोग अपने सिस्टम के अंदर सप्लाई चेन को ऑटोमेट कर देंगे, रोबोटिक्स इंट्रोड्यूस करवा देंगे, AI ड्रिवन इन्वेंट्री मैनेजमेंट करेंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा कि हम एक सप्लायर के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे बल्कि हम मल्टीपल सप्लायर्स के ऊपर रिलाई करेंगे, ताकि हम लोग जो है ना, ठीक है, किसी भी वक्त जो है ना, ठीक है, अपने मतलब अगर एक सप्लायर जो है, ठीक है, वो डिसरप्ट होता है तो हम किसी और सप्लायर से डाटा लेकर अपना जो है ना, ठीक है, अपने डिलीवरी टाइम को मैनेज कर सकें। देन इनके पास कंपेटिटिव रिस्क आ जाता है। कंपेटिटिव रिस्क ये था कि ऑलरेडी जो ओमनी चैनल ई कॉमर्स है ना, ठीक है, ये इनके कंपेटिटर्स जैसे कि अमेजोन हो गया, टारगेट हो गया, वो ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहे थे, ठीक है। सो इनके पास ये था कि ये मतलब अगर इसके अंदर एंटर होते हैं, ठीक है, तो इनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। सो इसके लिए इन्होंने मिटिगेशन स्ट्रेटेजी ये यूज़ की कि इन्होंने कम प्राइस को अपनी कंपेटिटिवनेस के लिए यूज़ किया, ठीक है। इन्होंने कहा कि हम लोग जो है ना, ठीक है, प्राइस को मतलब हम लोग अपने कंपेटिटिव एज के तौर पर यूज़ करेंगे। देन हमारे पास आ जाती हैं रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज फॉर सप्लाई चेन ऑटोमेशन। सप्लाई चेन ऑटोमेशन के अंदर सबसे बड़ा रिस्क जो है ना, ठीक है, वो सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शन आ सकती है, क्योंकि ये लोग अपने आप को मशीनरी और सॉफ्टवेयर्स के ऊपर जो है ना वो डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से सिस्टम फेल हो सकता है, ठीक है, या फिर सप्लाई चेन जो है ना, ठीक है, उसके अंदर कोई भी डिले आ सकता है जिसकी वजह से पूरा इनका सिस्टम जो है ना, ठीक है, वो इफेक्ट हो सकता है। सो इन्होंने कहा कि हम लोग जो है ना, ठीक है, वो एक सप्लायर के ऊपर नहीं रिलाई करेंगे, अपने सिस्टम को रेगुलर बेसिस के ऊपर प्रोएक्टिव मेजर्स यूज़ करेंगे, रेगुलर बेसिस के ऊपर मॉनिटर करेंगे, ताकि किसी भी प्रॉब्लम के अकर होने से पहले ही हम लोग उसको सॉल्व कर सकें। देन इन्होंने कहा कि कॉस्ट ओवररन हो सकती है। एक और रिस्क ये था कि जो ये सोच रहे हैं कि ऑटोमेशन के ऊपर ऑटोनमस व्हीकल्स लेने के लिए इनकी इतनी कॉस्ट लगेगी, ठीक है, वो हो सकता है इनकी इतनी कॉस्ट ना लगे बल्कि इनकी ज़्यादा कॉस्ट लगे। सो इनको जो है ना, ठीक है, ज़्यादा रिस्क फेस करना पड़ रहा था, ठीक है। सो इन्होंने कहा कि हम लोग अपने जो सिस्टम्स हैं, ठीक है, उनको क्लोजली मॉनिटर करेंगे। हम ये मेक श्योर करेंगे कि हमारे सिस्टम्स के अंदर किसी भी तरह की कोई कॉस्ट जो है ना, ठीक है, वो ओवररन ना करे, ठीक है। इन्होंने कहा हम लोग क्लोजली मॉनिटर करेंगे, अपने से बजट्स बनाएंगे, ठीक है, और अपने बजट्स को भी डेली बेसिस के ऊपर मॉनिटर करेंगे, ताकि हम लोग जो है ना, ठीक है, कहीं भी कॉस्ट को ओवररन ना कर जाए। देन इनके पास एक और रिस्क ये था कि लेबर एंड वर्क फोर्स जो है ना, ठीक है, उसके ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि ये अपना सिस्टम सप्लाई चेन के ऊपर लेके जा रहे हैं। तो जब सप्लाई चेन पे लेके जाएंगे तो इनको अपने बहुत सारे एम्प्लॉइज़ को जॉब से निकालना पड़ सकता है। जब अपने एम्प्लॉइज़ को जॉब से निकालेंगे तो इनकी मार्केट के अंदर जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, कस्टमर ने जो इनके साथ इनके रिलेटेड अपने माइंड के अंदर आइडियाज़ जनरेट किए हुए हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं। सो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम लोग जो है ना, ठीक है, अपनी जो लेबर है, ठीक है, उसको निकालेंगे नहीं, बल्कि उनको क्या करेंगे, हम लोग अप स्किल करेंगे और रीस्किल करेंगे। मीन्स को उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू डिफरेंट न्यू टेक्निक सिखाएंगे, डिफरेंट स्किल सिखाएंगे, किस तरह से डाटा को मैनेज करना है, किस तरह से हम लोगों ने न्यू सिस्टम को, न्यू इन्वेंट्री को मैनेज करना है, किस तरह से हम लोगों ने जो है ना, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना है अपनी सप्लाई चेन के अंदर, रोबोटिक्स को किस तरह से यूज़ करना है। सो इन्होंने कहा कि हम लोग ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हुए अपने एम्प्लॉइज़ जो हैं, ठीक है, अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं, ठीक है, उनको ट्रेन करेंगे, ताकि वो किसी भी जगह पर कोई भी प्रॉब्लम फेस ना कर सकें। सो अभी तक इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 स्टेप्स जो है ना उनको फॉलो कर लिए। अब 4th स्टेप ये है कि डिसीजन अप्रूवल एंड स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन। सो सबसे पहले जो है ना, ठीक है, वो इन्होंने एवेलुएशन के थ्रू जब आइडेंटिफाई कर लिया किसका NPV पॉजिटिव है, ठीक है, और कौन सा प्रोजेक्ट इनके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो है, ठीक है, वो इनके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, तो उसके अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले लिया। देन इसके अलावा इन्होंने जो है ना, ठीक है, साथ ये भी डिसाइड करना था कि इसके लिए कौन कौन सी ये स्ट्रेटजीज जो है ना वो इम्प्लीमेंट करेंगे। सो ओमनी चैनल ई कॉमर्स जो है, ठीक है, उसके लिए इन्होंने सबसे पहली जो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट की, ठीक है, वो है सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ ऑनलाइन एंड इन स्टोर शॉपिंग। इसके लिए इन्होंने क्या किया था, ठीक है, इन्होंने बाय ऑनलाइन पिकअप इन स्टोर सर्विसेज जो है ना, ठीक है, वो अपने कस्टमर्स को ऑफर करना स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। मीन्स के इन्होंने कहा कि आप बाय ऑनलाइन करें और हमारे स्टोर से पिकअप कर लें। एज वेल एज इन्होंने स्टोर जो है ना, ठीक है, वो बना दिए थे हब्स के तौर पर, ठीक है, जहाँ से आप लोग जो है ना, ठीक है, शिपिंग जो है ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी और कस्टमर्स जो है ना, ठीक है, उनकी सेटिस्फेक्शन और उनकी जो इंगेजमेंट है ब्रांड के साथ वो इंक्रीज़ कर गई थी।
सेकेंडली इन्होंने जो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट की थी, ठीक है, वो है मार्केट प्लेस एंड सब्सक्रिप्शन सर्विसेज। मार्केट प्लेस एंड सब्सक्रिप्शन सर्विसेज के अंदर इन्होंने क्या किया कि इन्हें वॉलमार्ट प्लस जो है ना, ठीक है, उसकी सब्सक्रिप्शन सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी अपने कस्टमर्स को। अब वॉलमार्ट प्लस जो है, ठीक है, वो इनका एक ऐसा सिस्टम था, ठीक है, जिसके अंदर कंपनी जो है ना, ठीक है, वो क्या कर रही थी, वो अपने कस्टमर्स को सब्सक्रिप्शन की बेसिस के ऊपर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही थी, ठीक है। मीन्स के मतलब एक इन्होंने प्रोग्राम बना दिया था, जो इसकी सब्सक्रिप्शन लेगा, ठीक है, उनको जो है ना, ठीक है, वो डिस्काउंट्स मिल रहे थे। उसके अलावा उनको जो है ना, ठीक है, वो प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रायोरिटाइज किया जा रहा था, ठीक है, उनको ज़्यादा वो प्रोडक्ट्स ऑफर की जा रही थी जो कि कंपनी की मतलब हाई प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। देन हमारे पास जो इन्होंने थर्ड स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट की थी, ठीक है, वो है एडवांस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। एडवांस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के अंदर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जियो फेंसिंग और पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजीज है ना, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट किया था। अब जो जियो फेंसिंग के अंदर जो पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग की इन्होंने की थी, ठीक है, वो इन्होंने डाटा एनालिटिक्स और एआई सिस्टम जो है ना, ठीक है, उनको यूज़ किया था। ये एआई को यूज़ कर रहे थे डिटरमाइन करने के लिए कि इनके कस्टमर्स जो हैं, ठीक है, उनकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, ठीक है, वो इनके बारे में क्या सोचते हैं, और वो इनके बारे में और वो इनकी प्रोडक्ट्स को किस तरह से प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। देन इन्होंने स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप भी की थी गूगल के साथ, पोस्टमेट्स के साथ, डोर डैश के साथ, ताकि ये जो है ना, ठीक है, वो अपनी रीच को, ठीक है, और अपनी शॉपिंग की जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसको इन्हेंस कर सकें और ज़्यादा कस्टमर्स जो हैं, ठीक है, उनको अट्रैक्ट कर सकें। इसके अलावा इन्होंने जो है ना, ठीक है, पोस्टमेट्स के साथ, डोर डैश के साथ, गूगल के साथ जो है ना, ठीक है, वो पार्टनरशिप कर ली, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंसेस जो है ना, ठीक है, उनको जो है, ठीक है, वो एक्सपीरियंसेस जो है ना, उनको इन्हेंस करने के लिए, ठीक है, और इनकी जो अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए और उनको ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑफर करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि सप्लाई चेन ऑटोमेशन जो है, ठीक है, उसके लिए इन्होंने कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज जो है उनको इम्प्लीमेंट किया। इसके लिए सबसे पहले इन्होंने एआई पावर्ड डिमांड फोरकास्टिंग जो है ना, उसको यूज़ किया, ठीक है। इन्होंने कहा कि हम लोग एआई को यूज़ करेंगे ताकि हम डिटरमाइन कर सकें कि हमारे कस्टमर्स की डिमांड्स कितनी है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपने पास इन्वेंट्री लेकर आएंगे और उसको वेयर हाउसेज़ के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने अपने वेयर हाउसेज़ के अंदर रोबोटिक्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया ताकि वो इनके सिस्टम को जो है ना, ठीक है, इनकी चीज़ों की जो ऑर्गेनाइजिंग है उसको फास्ट कर दें, ठीक है। उन्होंने ये किया कि उन्होंने जो है ना, ठीक है, इनका सारा सिस्टम जो है वो ऑटोमेट कर दिया, ठीक है। रोबोट्स परफॉर्म कर रहे थे कि इन्वेंट्री किस तरह से आ रही है, उसको सॉर्टिंग किस तरह से करनी है, पैकेजिंग किस तरह से करनी है, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना, ठीक है, वो इनके स्टोर्स के अंदर रोबोट्स के थ्रू हो रही है। देन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है ना, ठीक है, वो अपनी एडवांस एनालिटिक्स जो है ना, ठीक है, उनको जो है ना, ठीक है, वो अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए जो है ना, ठीक है, वो यूज़ किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रियल टाइम एनालिटिक्स जो है, ठीक है, उनको यूज़ किया सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए। इसके अलावा लास्ट माइल डिलीवरी के लिए इन्होंने ऊबर के साथ पार्टनरशिप कर ली, ठीक है। पोस्टमेट्स के साथ पार्टनरशिप की ताकि ये अपने कस्टमर्स को जो है ना, ठीक है, वो ज़्यादा इजीली एक्सेस कर सकें, ठीक है, और उनकी प्रोडक्ट्स जो है ना, ठीक है, उन तक पहुंचा सकें। देन इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को जो है ना, ठीक है, वो एक और स्ट्रेटजी ये अपनाई कि ये अपने एम्प्लॉयज़ को रीस्किल कर रहे थे। उनकी इन्होंने ट्रेनिंग की, उनको डिफरेंट टेक्निक्स सिखाई, उनको ये बताया कि किस तरह से रोबोट्स को यूज़ करना है, किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना है, किस तरह से जो है ना, ठीक है, वो आपने अपने वर्क्स जो हैं, ठीक है, उनको इंटीग्रेट करना है ताकि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से बिज़नेस के प्रॉफिट्स के ऊपर काम कर सकें, ठीक है। बिज़नेस के प्रॉफिट्स को जनरेट करने के लिए कंपनी की हेल्प कर सकें। देन जो है ना, ठीक है, अगर इसकी देखी जाए तो इन्होंने इलेक्ट्रिक ट्रक्स को इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। ऑटोमेशन के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ठीक है, ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है। इस तरह की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज इन्होंने इम्प्लीमेंट की। नेक्स्ट हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस जो है ना, ठीक है, उसका फिफ्थ स्टेप आ जाता है कि कंपनीज जो है ना, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना, ठीक है, वो स्ट्रैटेजीज ही नहीं इम्प्लीमेंट करती कि इस अपॉर्चुनिटी को किस तरह से लेना है, इसके साथ कौन सा रिस्क एसोसिएट कर रहे हैं, किस तरह से उनको मिटिगेट करना है, सिर्फ यही नहीं करती, बल्कि कंपनीज क्या करती हैं, ठीक है, वो जब एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को ले लेती हैं तो उसके बाद मोनिटर करती हैं कि इनके इन्वेस्टमेंट की वजह से इनको कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। सबसे पहले कंपनीज अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है ना, ठीक है, उसको देखती हैं कि इन्होंने कितना रेवेन्यू अर्न किया है। अगर वॉलमार्ट की बात की जाए तो इसने 2024 के अंदर 648 बिलियन जो है ना, ठीक है, वो जनरेट किया था, जो कि 6.7 जो है ना, ठीक है, % जो है लास्ट ईयर से इंक्रीज कर गया है। अगर हम लोग इनकी ई कॉमर्स की वजह से सेल्स को देखें, ठीक है, तो 100 बिलियन के हुई थी सिर्फ नॉर्थ अमेरिका के अंदर, ठीक है। और अगर जिसके अंदर इनकी बाय ऑनलाइन पिकअप एंड स्टोर सर्विसेज भी आ रही थी, ठीक है, वॉलमार्ट प्लस की सब्सक्रिप्शन भी आ रही थी। मीन्स कि इन्होंने अपना प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया था, ठीक है, इसके थ्रू इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स
प्रॉफिट्स अर्न किए थे। अगर इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को देखा जाए तो वो भी इनहेंस हुई थी, ठीक है। मीन्स कि इनकी सप्लाई चेन ऑटोमेशन जो है, ठीक है, वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही थी, जिसकी वजह से कंपनी जो है, ठीक है, उसने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट किया था। अब कंपनी सिर्फ अपनी ही परफॉर्मेंस को चेक नहीं कर रही होती, बल्कि अपने कंपेटिटर्स जो हैं, ठीक है, उनके साथ भी अपना कंपैरिजन कर रही होती है, उनकी भी परफॉर्मेंसेस को चेक करती हैं। जैसे कि वॉलमार्ट जो है, ठीक है, इसका जो फर्स्ट सबसे मेजर कंपेटिटर है, ठीक है, वो है हमारे पास अमेजोन। तो वॉलमार्ट जो है, ठीक है, इसने अपना कंपैरिजन किया, ठीक है, अमेजोन के साथ, जो कि जिसके अंदर जो अमेजोन है, ठीक है, इसने 2023 के अंदर रेवेन्यू जनरेट किया था 575 बिलियन, और वॉलमार्ट का 600 बिलियन तक डॉलर्स तक था, ठीक है। तो वॉलमार्ट जो है, ठीक है, इसने अमेजोन के मुकाबले में ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट किया। मीन्स कि ये रिटेल मार्केट के अंदर रेवेन्यू की टर्म्स के अंदर जो है ना, ठीक है, वो लीडर बन गया। लेकिन अगर हम वॉलमार्ट को देखें कि इसका मार्केट शेयर जो है ना, ठीक है, वो अमेजोन से कम है। 2020 तक वॉलमार्ट का जो मार्केट शेयर था वो सिर्फ और सिर्फ 4.6% था। लेकिन अब इन्होंने जो अमेजोन के साथ जो गैप था इसके मार्केट शेयर का, ठीक है, उसको बहुत हद तक जो है ना, ठीक है, वो कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। और अमेजोन के पास ये है कि उसके पास जो है ना, ठीक है, अमेजोन वेब सर्विसेज हैं, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं। इसके अलावा अमेजोन के पास ओमनी चैनल ई कॉमर्स के अंदर कंपेटिटिव एज हासिल है, इसलिए वो ज़्यादा जो है ना, ठीक है, वो प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है। सेकंड जो कंपेटिटर है, ठीक है, अगर इसका वॉलमार्ट का देखा जाए, ठीक है, तो वो है टारगेट, ठीक है। टारगेट जो है, ठीक है, इसने जो प्रॉफिट अर्न किया था ना 2023 के अंदर, ठीक है, वो 111 बिलियन था, ठीक है, जो कि वॉलमार्ट के मुकाबले में बहुत कम है, ठीक है। इसकी जो सेल्स हैं, ठीक है, 1.7% से जो है ना, ठीक है, लास्ट ईयर से डिक्रीज भी की थी, ठीक है। लेकिन इसका ये है कि इसकी स्ट्रेंथ्स ये हैं कि ये ओमनी चैनल ई कॉमर्स जो है ना, ठीक है, उसके अंदर ये सेम डिलीवरी दे रहा है, ठीक है, सेम डे के ऊपर डिलीवरी दे रहा है, ठीक है, और पिकअप एंड स्टोर सर्विसेज भी ऑफर कर रहा है, ठीक है, और ये वॉलमार्ट से पहले की ऑफर कर रहा है, जिसकी वजह से इसके पास कंपेटिटिव एज हासिल है। अगर वॉलमार्ट के एडवांटेज की अगर बात की जाए, ठीक है, तो इसका ये है कि इसके पास लार्जर प्रोडक्ट रेंज है, ठीक है, इनकी स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस है, ठीक है। इसके अलावा इनके पास एडवांस्ड ऑटोमेशन सर्विसेज हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अमेजोन जो है, ठीक है, वॉलमार्ट जो है, ठीक है, इसके पास टारगेट के ऊपर जो है ना, ठीक है, वो एडवांटेज हासिल है, ठीक है। और वॉलमार्ट जो है, ठीक है, इसका ये ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, ठीक है, टारगेट के मुकाबले में, अमेजोन के मुकाबले में, एज वेल एज वॉलमार्ट जो है, ठीक है, इसका मार्केट शेयर भी जो है ना, ठीक है, वो टारगेट से ज़्यादा है, ठीक है। जो कि ये जितनी भी स्ट्रेटजीज हमने बताई हैं, ठीक है, ये जो अपॉर्चुनिटीज़ बताई हैं, ठीक है, ये इनकी बेसिस के ऊपर हुआ है, ठीक है, क्योंकि वॉलमार्ट 2020 तक इतना ज़्यादा इसके पास ना तो मार्केट शेयर था, ठीक है, और ना ही ये मतलब प्रॉफिट की टर्म्स के अंदर मार्केट लीडर था, ठीक है। ये इसने प्रॉफिट जो अर्न किया, ठीक है, और मार्केट लीडर बना है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना, ठीक है, वो अपनी इन अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से बना है, जो कि इसने 2020 से लेकर मतलब 2021 से लेकर 2023 और 2024 तक इम्प्लीमेंट की हैं। इसी तरह अगर कोई कंपनी जो है, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलती है, ठीक है, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती है, ठीक है, तो वो कंपनी जो है ना, ठीक है, वो ज़्यादा प्रॉफिट्स जनरेट करती है, ठीक है, कर सकती है, ठीक है, और उसके अलावा उसकी जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो भी इन्हेंस कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम लोग इसकी बात करें कि इस पीपीटी से, ठीक है, इस लेक्चर से हमने क्या सीखा, ठीक है, और अगर हमारे पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटजिक फाइनेंस के कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उनको हम लोग कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के अंदर हमारे से पूछे जा सकते हैं और किस तरह से हम उनको एड्रेस करेंगे। सो सबसे पहला हमारे से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वॉलमार्ट जो है, ठीक है, उसने अपनी रिटेल लीडर के तौर पर अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए कौन से स्ट्रेटजीज़ को यूज़ किया। तो हम बताएंगे एवरीडे लो प्राइसिंग स्ट्रेटजी को यूज़ किया, ठीक है, इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एआई को यूज़ कर रहा है, इसके अलावा बहुत सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ये कर रहा है, ठीक है। देन हमारे से ये भी पूछा जा सकता है कि वॉलमार्ट की जो इन्वेस्टमेंट है ओमनी चैनल ई कॉमर्स के अंदर या सप्लाई चेन ऑटोमेशन के अंदर, उसकी वजह से इसकी ग्रोथ और एफिशिएंसी के अंदर कितनी ज़्यादा इन्हेंसमेंट हुई, ठीक है। तो हम ये बताएंगे कि उसकी वजह से इसकी जो है ना, ठीक है, जो पिकअप है, ठीक है, वो इंक्रीज़ कर गया, ठीक है, सेल्स इंक्रीज़ कर गई, ठीक है। उसके अलावा वॉलमार्ट प्लस की वजह सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम की वजह से इनकी जो है ना, ठीक है, प्रॉफिट्स इंक्रीज़ कर गए। कंपनी की जो है ना, ठीक है, सप्लाई चेन की वजह से लेबर कॉस्ट रिड्यूस हो गई, ठीक है, जो स्टॉक आउट्स आते थे, ठीक है, वो रिड्यूस हो गए, ठीक है। देन हमारे से ये भी पूछा जा सकता है कि वॉलमार्ट जो है, ठीक है, उसकी जो इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन जो है, ठीक है, अगर उसको हम लोग इसके कंपेटिटर्स के साथ कंपेयर करें तो उससे हमें क्या पता चलता है। तो हम ये बताएंगे कि इसका अगर कंपेटिटर से कंपेयर करें तो वॉलमार्ट ने इन अपॉर्चुनिटीज़ की बदौलत बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल किए हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे से ये भी पूछा जा सकता है कि किस तरह से हम लोग
इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, ये वैसे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम लोग किस तरह से अलाइन कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिक फाइनेंस के साथ, ठीक है। और अगर हमारे से रियल टाइम एग्जांपल पूछी जाए तो हम वॉलमार्ट को कोट कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है कि किस तरह से सस्टेनेबिलिटी गोल्स जो हैं, ठीक है, वॉलमार्ट के, ठीक है, कि वो अपनी मतलब ऑटोमेशन के अंदर जाएगा, ठीक है, एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करेगा, तो वो इस किस तरह से ये मैनेज कर रहा है, ठीक है। सो अगर हम लोग बात करें तो हम कहते हैं कि ये जो है ना, ठीक है, इसने सप्लाई चेन को ऑटोमेट कर दिया, तो इसकी वजह से ये सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है, ग्रीन टेक्नोलॉजीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसने कहा है कि फ्यूचर के अंदर ये जो है ना, ठीक है, जीरो एमिशंस अपने ऑपरेशन के अंदर ले आएगा, ठीक है, 100% रीन्यूएबल एनर्जी जो है, ठीक है, उसको यूज़ करेगा। सो ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाती हैं कि वॉलमार्ट जो है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है कि अगर वॉलमार्ट जो है, ठीक है, वो इंटरनेशनल एक्सपेंशन करना चाह रहा था सर्टन मार्केट्स जैसे कि जर्मनी हो गया, ठीक है, तो उसकी वजह से उसके अंदर इसको क्यों इतनी कम सक्सेस मिली, ठीक है। तो इसके अंदर हम बताएंगे कि इसकी मतलब क्योंकि वहाँ पर जो है ना, ठीक है, कल्चर बहुत डिफरेंसेस थे, ठीक है, लोगों का कंपेटिटिव मार्केट बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव मार्केट थी, ठीक है। उसके अलावा लो कॉस्ट स्ट्रेटजी जो है ना, ठीक है, उसको ये अडॉप्ट नहीं कर सकता था उस मार्केट के अंदर, ठीक है। इसकी वजह से इसको जो है ना, ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, ठीक है। इसके अलावा अगर इसका कंपैरिजन किया जाए कि ये दूसरी जो डिवर्सिफाइड मार्केट्स के अंदर ऑलरेडी काम कर रहा है, जैसे कि मैक्सिको हो गया, चाइना हो गया, वहाँ पर ये काम कर रहा है, तो क्यों वहाँ पर इसको प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं। Well, if you have any question or face any difficulty, comment below. I will make sure to answer all of your questions. Thank you.